एक वक्त था जब हम लेजेंड्स पैदा करते थे, वो कि जिनके नाम से दुनिया कांपती थी। वो जिनकी एक झलक देखने को दुनिया तरसती थी। अस्सलाम वालेकुम। ओए बुड्ढा घर पे है? खाने में क्या क्या है मैंने नहीं पकाया है। हम सिर्फ एक मुल्क नहीं थे, हम एक स्टैंडर्ड थे और हमारी पहचान थी एक्सीलेंस। पाकिस्तान जिंदाबाद। और आज हम ये पैदा कर रहे हैं। मेरा दिल ये पुकार। हाय हाय होए होए। नादिया जी मेरी सोनी सवानी। आखिर हमारे हीरोज कहाँ गए? कहने को तो हर कोई कहता है कि पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है, लेकिन हमारा नेक्स्ट वसीम अकरम कहाँ है? अगला जहांगीर खान, अगला मोइन अख्तर? क्या हमारा टैलेंट मर चुका है या इसे बेरहमी से कत्ल कर दिया गया है? आइए आज इसी मौजू पर बात करते हैं। सिर्फ माजी का रोना नहीं रोएंगे, हम इस कहतुर रिजाल की तह तक जाएंगे, इस बीमारी को डायग्नोस करेंगे जिसने हमारी पूरी कौम को बांझ कर दिया है। ये सिर्फ कुछ इदारों के जवाल की कहानी नहीं, ये एक पूरे माइंडसेट के कत्ल की कहानी है। ये मेरी कहानी है, आपकी कहानी, हर उस नौजवान की कहानी है जिसे आज अपने कमरे की दीवार पर पोस्टर लगाने के लिए कोई रोल मॉडल नहीं मिलता। और वीडियो के आखिर में आपको बताऊंगा सिर्फ एक लफ्ज, वो लफ्ज जिसने पाकिस्तान में टैलेंट की पूरी फसल को जला कर, वो जवाब जो आपको हिला के रख देगा। तो आइए इस तारीखी पोस्टमार्टम का आगाज करते हैं आपके लाइक और सब्सक्राइब के साथ। आज पाकिस्तान जिस जगह पर खड़ा है, हम जिस जमीन पर मौजूद हैं, वो टैलेंट का कब्रिस्तान लगता है। ऐसा कि नई जनरेशन के लिए सोचना भी मुश्किल है कि एक वक्त था ये सरजमीन बहुत सरखेज थी। ये सिर्फ टैलेंट की नहीं, कैरेक्टर की सरजमीन थी। यहां सिर्फ खिलाड़ी और अदाकार नहीं, शायर और अदीब नहीं, नजरिए पैदा होते थे। सबसे पहले क्रिकेट के मैदान में चलते हैं। यहां दो देवताओं का राज था। पहला इमरान खान, सिर्फ क्रिकेट नहीं, एक आइडिया, एक नजरिया। वो इस यकीन की अलामत था कि अगर कोई कुछ करने की ठान ले तो वो पूरी दुनिया को बदल सकता है। एक ऐसा मुल्क जिसकी क्रिकेट टीम हमेशा अंडरडॉग समझी जाती थी, वो उसे भी चैंपियन बना सकता है। वो हमें बता रहा था कि तुम कमजोर नहीं, तुम दुनिया पर राज करने के लिए पैदा हुए हो। और फिर 1992 में हमने वर्ल्ड कप जीता। ये सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं थी, ये हमारी कौमी नफ्सियात का एक जन्म था। ये रीबर्थ ऑफ अ नेशन था। इस बात का ऐलान था कि एक टूटी हुई, बिखरी हुई कौम भी अगर मुत्तहिद हो जाए तो दुनिया की सुपर पावर बन सकती है। और स्ट्रीट फाइटर जावेद मियांदाद। अगर इमरान खान ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ, पॉलिश किया हुआ हीरा था, तो मियांदाद कराची की सड़कों पर तप तप कर बना हुआ सोना था। वो हमारा अपना था, वो हम में से था। वो इस पाकिस्तानी जज्बे की अलामत था जो कभी हार नहीं मानता, जो गिर कर उठना जानता था, जो लड़ना जानता था, और अगर जीत के लिए थोड़ा बहुत टेढ़ा भी होना पड़े तो हो जाता था। शारजा का वो छक्का सिर्फ 6 रन नहीं थे, बिल्कुल नहीं। वो एक एटम बम था जो हमने अपने आर्क राइवल पर मारा था। ये वो नफ्सियाती वार था जिसने वर्ल्ड चैंपियन बनने का रास्ता दिखाया। ये वो धमाका था जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। इस एक छक्के ने पूरी नस्ल को यह सिखाया कि जब तक आखिरी गेंद ना हो जाए, खेल खत्म नहीं होता। जब तक आखिरी गोली मौजूद हो, जंग खत्म नहीं होती। ये दो किरदार, एक पॉलिश्ड लीडर और एक स्ट्रीट फाइटर, इन्होंने मिलकर पाकिस्तान को क्रिकेट वर्ल्ड में ऐसी पार बना दिया जिसका कोई मुकाबिल नहीं था, दूर तक बल्कि बहुत दूर। और जब क्रिकेट वर्ल्ड में ये लेजेंड थे तो अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर कुछ और लोग भी थे। वो शहंशाह थे जिनकी अपनी ही अंपायर थी और अपना ही राज था। पहला नाम था उमर शरीफ का। सिर्फ कमेडियन नहीं, सोशल नेसेसिटी यानी समाजी जरूरत। वो उस गरीब और मिडिल क्लास अवाम की थेरेपी था जो दिन भर महंगाई, बेरोजगारी और नाइंसाफी का जहर पीते थे। और रात को उमर शरीफ का ड्रामा देखकर उनके अंदर का सारा गुबार हंसी की शक्ल में निकल जाता था। एक दूसरे को मत दो गाली, लिबास अरबी अंदर है बंगाली। उमर शरीफ का स्टेज सिर्फ एक स्टेज नहीं था, वो एक पनाहगाह थी। पाकिस्तान ही नहीं, सरहद पार भी, दुनिया भर में बिखरे हुए पाकिस्तानियों को, उर्दू हिंदी जानने वालों को एक बात पर हंसना सिखाती थी। कुत्ते बैठे हुए रेडी के नीचे, वो बंदा खाना खा रहा है, उसने बिला वजह उसको लात मार दी।
कुत्ता मुड़ के देख रहा है कि कुत्ता मैं हूँ, हरकत ये कर रहा है, ये क्या? और अगर उमर शरीफ आम लोगों का किंग था तो खास लोगों में नाम था मोइन अख्तर का। कुछ तो बताएं, हाँ, क्या टैलेंट? बता दो, जल्दी है, कहीं जाना है? रिलैक्स, टेंस न हो, तुम्हारा मसल टेंस हो रहा है। देखो, अनवर मकसूद के लिखे गए जुमलों पर उनकी अदाकारी सिर्फ कॉमेडी नहीं, एक आर्ट था, ज़हानत का एक तूफान था। लूज टॉक बल्कि इससे कहीं पहले स्टूडियो 1.5, 2, 2.5 और दूसरे कई प्रोग्रामों में वो तंज को एक नश्तर के तौर पर इस्तेमाल करता, ऐसा नश्तर जिससे वो माशरे के नासूरों की सर्जरी करता, उन मौज़ूआत पर बात करता जिन पर करने की किसी को हिम्मत ना होती। सियासतदानों की मुनाफिकत, ब्यूरोक्रेसी की करप्शन और माशरे के दोगलेपन के बारे में वो सब कह जाता जो बड़े बड़े दानिश्वर और सहाफ़ी लिखने से डरते थे। अनवर मकसूद और मोइन अख्तर ने हमें सिखाया कि कॉमेडी सिर्फ एक तफरी नहीं बल्कि सोचने और सवाल करने का एक हथियार भी है। फिर एक खेल ऐसा भी था जहां मुकाबला ही खत्म हो गया था। हमने कंपटीशन को मनो मट्टी तले दफन कर दिया था। ये खेल था स्क्वॉश का, जहां एक नहीं 2 जाइंट्स थे। पहला नाम था जहांगीर खान का, नाम भी जहांगीर, काम भी जहांगीर। That was a truly magnificent shot. जिसने 555 मैच लगातार जीते। जी हां, बगैर कोई मैच हारे 5 साल से ज्यादा अरसे में इस जमीन पर किसी भी खेल में कोई इंसान ऐसा नहीं जो किसी खेल में इतने अरसे तक इतने मैचेस जीता हो, कभी ना हारा हो। ये सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं, ये इंसान की बर्दाश्त, उसके डिसिप्लिन की मेराज है। जहांगीर एक मशीन था, एक नाकाबिल शिकस्त ताकत, और जब वो थका तो उसकी जगह लेने के लिए एक नया किंग आया, जानशेर खान। उसने स्क्वॉश की दुनिया में पाकिस्तान का परचम गिरने नहीं दिया। फिर हॉकी की भी एक अलग ही दास्तान थी। एक जमाना था कि जब कोई भी टूर्नामेंट होता पाकिस्तान हॉट फेवरेट होता। उस जमाने में हमने इतने हॉकी वर्ल्ड कप जीते कि आज पाकिस्तान को आखिरी वर्ल्ड कप उठाए 31 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी सबसे ज्यादा 4 वर्ल्ड कप जीतने का रिकॉर्ड हमारे पास ही है। यहाँ इस्लाहुद्दीन, हसन सरदार, समीउल्लाह खान से लेकर शहबाज सीनियर और सुहेल अब्बास तक एक लंबी लिस्ट है, जिनकी एक से बढ़कर एक कहानी। ये वो कुछ हीरोज की इंडिविजुअल स्टोरीज नहीं, ये हमारे लिए एक कलेक्टिव प्राइड का एहसास था, एक इज्तिमाई फख्र था, और सबसे बड़ी बात, ज्यादातर ये तमाम हीरोज हम में से थे। ये मिडिल क्लास से उठे थे, ये किसी अमीर बाप के बेटे नहीं थे। इनकी कामयाबी हमें अपनी कामयाबी लगती थी, इनकी जीत हमारी जीत थी। उस दौर ने हर बच्चे की आंखों में ख्वाब रखा था, मैं बड़ा होकर इमरान खान, जावेद मियांदाद बनूंगा, मैं मोइन अख्तर या उमर शरीफ जैसा बनूंगा। ये वो फ्यूल था जो एक पूरी नस्ल को आगे बढ़ा रहा था। ऐसा लगता था ये सुनहरा दौर कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन हम नहीं जानते थे कि ये आलीशान इमारत रेत की बुनियादों पर खड़ी थी, और इसमें पहली दरार बाहर से नहीं अंदर से पड़ने वाली थी, उन्हीं लोगों के हाथों जिन्होंने इस सल्तनत को बनाया था। ये एक बहुत मुश्किल सवाल है, एक बेरहमाना बात है, लेकिन आज हमें ये सवाल पूछना पड़ेगा, ये बात करनी पड़ेगी कि जब ये लेजेंड रिटायर हुए, जब ये बादशाह अपने तख्त से उतरे, तो उन्होंने पीछे क्या छोड़ा? एक सिस्टम या एक खाली कुर्सी, एक पावर वैक्यूम। इमरान खान ने क्रिकेट छोड़ी, शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल बनाया, अपनी जिंदगी का सबसे अजीम और शानदार कारनामा अंजाम दिया, जिस पर पूरी कौम को फख्र है। लेकिन आज मैं एक दूसरा सवाल पूछूंगा, इमरान खान ने क्रिकेट में कौन सा शौकत खानम बनाया? वो कौन सी ग्रास रूट लेवल की एकेडमी थी? वो कौन सा इदारा था जहां से हर साल 10 नए इमरान खान निकलने की उम्मीद होती? और ये सवाल सिर्फ इमरान खान से नहीं, ये वसीम अकरम से भी है, वकार यूनुस से भी है, शोएब अख्तर से भी। ये वो लोग थे जिनके हाथ में दुनिया का सबसे खतरनाक आर्ट था, बल्कि साइंस थी। लेकिन वो हुनर अब कहां है? क्या वो नई जनरेशन में आया? नहीं, ये आर्ट सियासत में गुम हो गया, कमेंट्री बॉक्स की तनख्वाहों में गुम हो गया, दुनिया भर की लीग्स के महंगे महंगे कॉन्ट्रैक्ट में बिक गया। इन अजीम खिलाड़ियों ने अपना तजर्बा और अपना हुनर एक ऐसी सीक्रेट रेसिपी बना दिया जिसे वो किसी को देना नहीं चाहते। वो हमें टीवी पर बैठकर ये तो बता रहे हैं कि लड़कों ने अच्छी बॉलिंग नहीं की, लेकिन उन्होंने कभी खुद जाकर इन लड़कों को अच्छी बॉलिंग सिखाने की जहमत नहीं की, या कोशिश भी की तो सिखा नहीं पाए। नतीजा ये है कि आज भी हमारे पास दुनिया का बेहतरीन टैलेंट है, लेकिन हमारे पास कोई ऐसा बंदा नहीं
जो इस टैलेंट को हीरा बना सके। और जो गुनाह क्रिकेट के मैदान में हुआ, वही गुनाह स्टेज पर भी दोहराया गया। ऐसा हकला मालिक तूने मेरे हवाले कर दिया है। अभी परसों अंडा खरीदने के लिए दुकान पे गए, अंडा कहने में इतनी देर लगा दी, अंडे में से चूजा निकल आया। मोइन अख्तर एक चलती फिरती एकेडमी थे। उमर शरीफ खुद एक यूनिवर्सिटी थे। उनका दिमाग किरदारों की एक फैक्ट्री था। लेकिन जब ये बादशाह इस दुनिया से गए तो उनकी सल्तनत वीरान हो गई। सवाल यह है कि क्या उन लेजेंड्स ने कभी कोशिश की कि वो अपने बाद एक दूसरी जनरेशन तैयार करें? क्या उन्होंने कोई ऐसी वर्कशॉप, कोई छोटा सा इदारा, कोई स्कूल, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जहां नए लड़कों और लड़कियों को स्टेज पर खड़े होने का, लिखने का, परफॉर्म करने का हुनर सिखाया जाता? या वो भी बस वन मैन शो थे और जब ये वन मैन शो खत्म हुआ, पर्दा गिर गया, तो स्टेज हमेशा के लिए अंधेरे में डूब गया? पीटीवी जो कभी आर्ट का मरकज था, उसने भी यही किया। उसने अनवर मकसूद और मोइन अख्तर की जोड़ी को बार बार इस्तेमाल तो किया, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि इनके बाद क्या होगा। अनवर और मोइन की अगली जोड़ी कहां से आएगी? ये थी हमारी नेशनल ट्रेजेडी। हमने इदारों को नहीं, शख्सियात को पूजा। और जब शख्सियात चली गईं तो पीछे सिर्फ खंडरात रह गए। जब हीरोज की छोड़ी हुई कुर्सियां खाली हुई तो उन पर कब्जा करने के लिए सियासत, सिफारिश और नाअहली का वो तूफान आया जिसने सब कुछ तहस नहस कर दिया। हीरोज ने तो सिर्फ खला छोड़ा था, लेकिन इस खला को एक कब्रिस्तान में तब्दील करना, ये गुनाह हमारे पॉलिसी मेकर्स, हमारे सियासतदानों और हमारी ब्यूरोक्रेसी का है। ये एक एक करके हमारे नेशनल प्राइड को कत्ल करने की कहानी है। आइए सबसे पहले चलते हैं उस इदारे की तरफ जिसने इन तमाम हीरोज को बनाया, पाकिस्तान टेलीविजन, पीटीवी। एक वक्त था जब ये सिर्फ एक टीवी चैनल नहीं था, ये पाकिस्तान का सकाफती दिल था। यहाँ अलिफ नून जैसे शाहकार बनते थे, यहाँ 50-50 जैसा मिजाज तख्लीक होता था, यहाँ फातिमा सुरैया बजिया और हसीना मुइन जैसे लिखने वाले हमारे माशरे की कहानियां लिखते थे। स्क्रीन काली और सफ़ेद थी लेकिन कहानियां रंगीन थी। यहाँ टैलेंट को मौका मिलता था, उसे इज्जत दी जाती थी। ज़िया मुइनुद्दीन जैसे लोग यहाँ बैठकर मोइन अख्तर जैसे हीरे तलाश करते और उन्हें बनाते थे। फिल्मी अदाकारों की नकल करते हैं या? मैं अदाकारों की भी करता हूँ, अदाकारों की बहुत अच्छी कॉपी करता हूँ। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर इस पर सियासत का कब्जा हो गया। पीटीवी एक क्रिएटिव हब से एक स्टेट माउथ पीस बन गया। अब यहाँ ड्रामा निगार नहीं, दरबारी बिठा दिए गए। अब यहाँ टैलेंट नहीं, वफादारी देखी जाने लगी। मेरिट का कत्ल हुआ। सिफारिश और खुशामद ने क्रिएटिविटी की जगह ले ली। नतीजा वही निकलना था जो ऐसी हरकतों से निकलता है। स्क्रीन तो रंगीन हो गई लेकिन कहानियां ब्लैक एंड व्हाइट बन गई। आज पीटीवी तो छोड़ें, पाकिस्तान में सैकड़ों प्राइवेट चैनल हैं, लेकिन तन्हाइयां जैसा एक ड्रामा नहीं बनता। अब चलते हैं उस खेल की तरफ जो कभी हमारी पहचान था, हमारा कौमी खेल हॉकी। और गोल हसन सरदार पाकिस्तान की तरफ से। 4 वर्ल्ड कप, 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल। एक वक्त था जब हॉकी की दुनिया में हमारा नाम दहशत की अलामत था। हमारी फॉरवर्ड लाइन जब हरकत में आती थी तो लगता था कि ग्रीन शर्ट पहने 5 शेर शिकार पर निकले। फिर इस खेल के साथ क्या हुआ? इसे भी सियासत और करप्शन की दीमक लग गई। हॉकी फेडरेशन जाती जागीर बन गई। फंड्स खिलाड़ियों पर नहीं, गैर मुल्की दौरों और अय्याशियों पर खर्च होने लगे। दुनिया बदल गई, खेल बदल गया। मिट्टी के मैदानों की जगह तेज रफ्तार ऑस्ट्रोटर्फ ने ले ली। दुनिया ने नई साइंस को अपनाया और हम अपनी पुरानी अजमत के नशे में सोए रहे। हमने ग्रास रूट लेवल पर काम करना बंद कर दिया। स्कूलों और क्लबों से नए खिलाड़ी आना बंद हो गए। नतीजा, आज हॉकी की दुनिया में पाकिस्तान का नाम एक लतीफा बनकर रह गया। हम वर्ल्ड कप और ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाते। हमारा कौमी खेल आज कौमी शर्मिंदगी बन चुका है। यह सिर्फ एक खेल का कत्ल नहीं था, यह उस जज्बे का कत्ल था जो कभी हमारी पहचान हुआ करता था। अब बात करते हैं उस जायंट की जो कभी आसमानों पर राज करता था, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, पीआईए। यकीन करना मुश्किल है लेकिन एक वक्त था जब यह दुनिया की बेहतरीन एयरलाइनों में से एक थी। इसका नारा था ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद। और यह सिर्फ नारा नहीं, हकीकत की बात थी। पीआईए ने दुनिया की बड़ी बड़ी एयरलाइंस को रास्ता दिखाया। आज की सुपर पावर एमिरेट्स ने अपने पैरों पर खड़े होने के लिए पीआईए से मदद मांगी थी। उसकी पहली परवाज दुबई से कराची के लिए थी, वो भी पीआईए से लीज पर लिए गए जहाजों के जरिए। फिर आखिर इस आसमान पर उड़ते हुए शाहीन पीआईए के पर किसने काटे? इसे भी
उसी बीमारी ने मारा। सियासी भर्तियां, हर हुकूमत ने इसे अपने लिए इस्तेमाल किया। हजारों गैर जरूरी मुलाजमीन जिनका काम कुछ नहीं था लेकिन तनख्वाहें पूरी मिलती थी, उन्हें इस इदारे पर लाद दिया गया। मेरिट खत्म, प्रोफेशनलिज्म खत्म, और जो कमी रह गई थी वो यूनियन बाजी ने खत्म कर दी, जिसने इदारे को अंदर से खोखला कर दिया। नतीजा, फ्लाइट्स लेट, खसारा हर साल बढ़ता हुआ, और इसके बाद एक के बाद दूसरा हादसा। और जो कसर बाकी रह गई थी वो इससे पूरी हो गई कि हमारे पायलटों के लाइसेंस जाली करार दिए। आज ये इदारा अरबों रुपए का मकरूज है और कोई इसे खरीदने को तैयार नहीं। ये सिर्फ एक एयरलाइन का कत्ल नहीं था, ये दुनिया में पाकिस्तान के फख्र, उसकी इज्जत और उसके वकार का कत्ल था। यहां मैं स्पार्को का जिक्र भी करना चाहूंगा क्योंकि इस इदारे की कहानी भी आज कोई नहीं जानता। स्पार्को यानी स्पेस एंड एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन, पाकिस्तान ने 1961 में यह इदारा बनाया था, यानी इंडिया के खलाई इदारे इसरो से 8 साल पहले बनाया गया था। बल्कि इसरो बनने से पहले हम अपना पहला रॉकेट भी खला में भेज चुके थे। पाकिस्तान एशिया की स्पेस रेस में काफी आगे था, दुनिया का 10वां और इस्लामी दुनिया का पहला मुल्क था जिसने कोई रॉकेट खला में भेजा था। मगर आज पाकिस्तान के खलाई प्रोग्राम की कोई बात भी नहीं करता। वो सारा टैलेंट कहां गया, कुछ नहीं पता। ये तो सिर्फ कुछ मिसालें हैं, लेकिन हकीकत यह है कि यह कहानी हर उस इदारे की है जिस पर हमें कभी फख्र था। यह सिर्फ इदारों का सवाल नहीं था, यह हमारे एक्सीलेंस के कत्ल का बाकायदा ऐलान था। हमने दुनिया को यह पैगाम दिया कि हम चीजें तो बना सकते हैं लेकिन उन्हें संभाल नहीं सकते। हमने अपने ही हाथों से अपनी अजमत का, अपनी ग्रेटनेस का गला घोंट दिया। और इस कत्ल के बाद जो माहौल पैदा हुआ, जो नई दुनिया बनी, वो इससे भी कहीं ज्यादा जहरीली और खतरनाक थी। एक तेज रफ्तार दुनिया, एक बेरहम दुनिया जिसमें हम भटक गए। जब इदारे मर जाते हैं, जब रोल मॉडल्स खत्म हो जाते हैं, तो कौम भटक जाती है और हमारी भटकी हुई नस्ल को एक नई दुनिया मिली, सोशल मीडिया की दुनिया। एक ऐसी दुनिया जिसके उसूल पुरानी दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहां मेहनत नहीं, सिर्फ ट्रेंड चलता है। यहां रियाजत काफी नहीं, यहां वायरल होना ही कामयाबी है। इस फर्क को समझिए। जहांगीर खान ने दुनिया पर राज करने के लिए 5 साल तक हर रोज 8-8 घंटे एक बंद कमरे में दीवारों से गेंद मारी। उन्होंने अपना खून, पसीना, अपनी जवानी, सब कुछ एक मकसद के लिए कुर्बान कर दिया और दुनिया ने उन्हें 555 मैचेस जीतने के बाद लेजेंड समझा। और आज का नौजवान 15 सेकंड की एक वीडियो बनाकर 15 मिनट में पूरी दुनिया में मशहूर हो जाना चाहता है। अब मेहनत एक पुरानी और बोरिंग चीज बन गई है और इंस्टेंट फेम एक नया देवता बन गया है जिसे सब पूछ रहे हैं। पुजारी वो हैं जिनके पास कोई असली हुनर नहीं, कोई रियल टैलेंट नहीं। इसका सबसे बड़ा, सबसे तकलीफदेह सबूत देखना है। मेरा दिल तेरी मोहब्बत का है, जान बख्श दिया। ये हादिया हाशमी है, एक बच्ची जिसके गले में ऐसे सुर हैं जो सदियों में पैदा होते हैं, और ये है चाहत फतेह अली खान। कल नहीं किसी ने देखी मसाले ये अजदा। अलमिया देखें, हमारी कौमी तबाही का डेथ सर्टिफिकेट देखें। आज हादिया हाशमी को कितने लोग जानते हो? चंद हजार। और चाहत फतेह अली खान को करोड़ों, बल्कि सरहद के उस पार भी, क्योंकि हम एक ऐसी कौम बन गए हैं जो सुर को नहीं, शोर को सुनती है। हम स्किल को नहीं, मीम को देखते हैं। यह सिर्फ 2 लोगों की कहानी नहीं, यह हमारे कौमी ज़ौक़ के कत्ल की कहानी है। और यह चीज आपको हर जगह नजर आई। सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर देखें, मेहनत से जरूरी अहम मौज़ूआत पर वीडियोस बनाने वाले कहां हैं और फजूल व्लॉग्स बनाने वाले कहां। जब कोई माशरा असली और नकली में तमीज करना छोड़ दे, जहां शोर की कदर की जाए और सुर को धुतकारा जाए, जहां मजाक तो शोहरत रखता हो और महारत को कोई ना जानता हो, वहां असल टैलेंट क्या करे? इसके पास अब सिर्फ 2 ही रास्ते बचते हैं। या तो वो इस सिस्टम में घुट घुट कर मायूस होकर गुमनामी में मर जाए, या ये मुल्क छोड़ जाए। और यकीन कीजिए, टैलेंट जा रहा। जैसे हम कहते हैं ब्रेन ड्रेन। ये सिर्फ गुलकारों और खिलाड़ियों का मसला नहीं, ये इससे कहीं ज्यादा बड़ा बुहरान है। हमारे बेहतरीन डॉक्टर्स, हमारे ज़हीन तरीन इंजीनियर्स, हमारे काबिल तरीन IT एक्सपर्ट्स सब भाग रहे, हजारों की तादाद में पाकिस्तान से बाहर किसी मुल्क में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि इस मुल्क में उनकी काबिलियत की, उनकी सलाहियत की कोई कदर नहीं। टैलेंट अब सिर्फ घुट घुट कर मर नहीं रहा, खूब भाग रहा है। वो इस मुल्क से ऐसे भाग रहा है जैसे डूबते हुए जहाज से
चूहे भागते। सवाल यह है कि इस कत्ले आम का जिम्मेदार कौन है? आज इस कटहरे में हम उन कातिलों को नाम लेकर पुकारें। मुजरिम नंबर 1 ये सिर्फ एक बुरी आदत नहीं, एक कौमी नासूर है, एक ऐसा जहर जिसने हमारी रगों में खून की जगह ले ली है। ये वो सिस्टम है जो कंपटीशन यानी काबिलियत पर नहीं, ताल्लुकात यानी कनेक्शन पर चलता है। यहां ये नहीं देखा जाता कि आप क्या जानते हैं, यहां ये देखा जाता है कि आप किसको जानते हैं। एक टैलेंटेड क्रिकेटर इसलिए टीम में नहीं आ सकता क्योंकि उसका छाछा बोर्ड में नहीं बैठा। एक ज़हीन तालिब इल्म को इसलिए नौकरी नहीं मिलती क्योंकि उसके पास किसी वजीर की पर्ची नहीं है। यह सिस्टम टैलेंट को मौका नहीं देता, इसे पैदा होते ही गला घोंटकर मार देता है। सिफारिश पाकिस्तान में टैलेंट का सबसे बड़ा, सबसे बेरहम और सबसे खामोश कातिल है। हम कहते हैं पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि टैलेंट को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, और हमारे सिस्टम में गरीब के लिए ऑक्सीजन नहीं, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड है। एक गरीब घर का बच्चा जिसके हाथ में वसीम अकरम जैसी स्विंग है, वो सारा दिन नेट प्रैक्टिस कैसे करे जब उसे शाम को घर पर आटा लेकर जाना है? एक लड़की जिसकी आवाज आबदा परवीन जैसी है, वो मौसीकी की तालीम कैसे हासिल करे जब उसके घर में 2 वक्त की रोटी के पैसे नहीं? इसे कहते हैं रोटी और रियाज की जंग। और अफसोस की बात यह है कि इस मुल्क में क्या, दुनिया के किसी भी मुल्क में यह सिचुएशन हो, रोटी हमेशा जीतेगी। टैलेंट क्या होता है? टैलेंट बागी होता है, सवाल करता है, वो तयशुदा उसूलों को चैलेंज करता है, वो नई बाउंड्रीज बनाता है। और हम एक ऐसा माशरा बन गए हैं जो हर बागी को गद्दार समझता है। हम तनकीद से डरते हैं, हम नए ख्याल से डरते हैं, हम इख्तलाफ राय से डरते हैं। सोचें, अगर उमर शरीफ आज स्टेज पर होते तो उन्हें कब का बैन किया जा चुका होता। अगर सादत हसन मंटो आज जिंदा होते तो शायद उन्हें जेल में डाल दिया जाता। टैलेंट को फलने फूलने के लिए आज़ादी की खुली हवा चाहिए, और हमने अपने माशरे के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी। हमने आज़ादी इजहार का गला घोंट दिया है। और आखिरी मुजरिम वो सिस्टम है जो अब हीरे तलाश ही नहीं करता। मोइन अख्तर को ज़िया मोइनुद्दीन जैसा जौहरी एक शो में ढूंढ कर लाया था। उमर शरीफ को भी तो कोई पहली बार टीवी पर लाया होगा। पहले जमाने में टैलेंट हंटर हुआ करते थे। वो जौहरी होते थे जो जानते थे कि कोयले की कान से हीरा कैसे तलाश किया जाना है। आज वो किरदार अदा करने वाला कोई नहीं। हमारे टीवी चैनल, हमारी स्पोर्ट्स फेडरेशन, हमारी आर्ट्स काउंसिलें, ये सब ताजर बन चुके हैं। वो हीरे तराशना ही नहीं चाहते, वो सिर्फ चमकती हुई चीज को बेचना जानते हैं। उन्हें हादिया हाशमी नहीं चाहिए क्योंकि उसे बनाने में, उसे निखारने में मेहनत लगेगी। उन्हें वो फनकार चाहिए जो पहले से ही वायरल हो। ये हैं वो 4 बड़े कातिल, सिफारिश, गुर्बत, खौफ और बेहिसी। सिफारिश, गुर्बत, खौफ, बेहिसी, इन तमाम कातिलों की मौजूदगी में ऐसा लगता है कि अब कुछ नहीं बचा। ऐसा लगता है कि यह कहत कभी खत्म नहीं होगा। ऐसा लगता है कि टैलेंट की फसल अब इस बंजर जमीन पर कभी नहीं होगी। लेकिन टैलेंट मरा नहीं है, ये दब गया है। ये घात लगाए बैठा है अरशद नदीम की शक्ल में एक नेज़े की तरह। अरशद नदीम की ये कामयाबी सिर्फ एक मेडल की कहानी नहीं, इस बात का जिंदा सबूत है कि मसला टैलेंट की कमी का नहीं, मसला सिस्टम की खराबी का है। इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान की मिट्टी आज भी उतनी ही जरखेज है जितनी 70 की दिहाई में थी। ये टैलेंट आज भी हर गली, हर गांव, हर गरीब के घर में मौजूद है। ये सिर्फ एक मौका, एक प्लेटफॉर्म, एक जोहरी का मुंतजिर है जो इसे पहचान सके। तो फिर हल क्या है? वो कौन सी ऐसी चीज है जो इस कहत को हमेशा के लिए खत्म कर सकती है? शुरू में मैंने आपसे एक लफ्ज का कहा था, वो जहरीला लफ्ज जिसने हमारे टैलेंट को मार दिया है। वो लफ्ज सियासत नहीं, करप्शन नहीं, सिफारिश भी नहीं, वो लफ्ज है रिप्लेसमेंट, यानी मुतबादल। हमने हमेशा अगला इमरान खान ढूंढने की कोशिश की, हमने हमेशा अगला वसीम अकरम तलाश करने की कोशिश की, हमने हमेशा अगले उमर शरीफ की नकल बनाने की कोशिश की। हमने कभी एक ऐसा सिस्टम लाने की कोशिश नहीं की जो हजारों इमरान खान, वसीम अकरम और उमर शरीफ पैदा कर सके। जिस दिन हम ये मुतबादल और नकल बनाने की नफ्सियात से बाहर निकल आएंगे और एक निज़ाम और नर्सरी बनाने की सोच को अपना लेंगे, उसी दिन ये कहत खत्म हो जाएगा। तो अगली बार जब आप किसी नौजवान को टिकटॉक पर कोई फजूल वीडियो बनाते हुए देखें तो उसे गाली देने से पहले एक लम्हे के लिए सोचें कि क्या हमने, आपने और मैंने इसे कोई स्टेज दिया है, कोई और प्लेटफॉर्म मुहैया किया है। इस मुल्क को अब मजीद हीरोज की तलाश नहीं, इस मुल्क को अब नर्सरीज की जरूरत है। वो नर्सरीज जहां टैलेंट के छोटे छोटे पौधे लगाए जाए, इन्हें सिफारिश की दीमक से बचाया जाए, इन्हें माशी दबाव के तूफान से महफूज रखा जाए,
इन्हें सकाफती खौफ की कैद से आजाद किया जाए और इन्हें मेहनत का पानी और मेरिट की खाद दी जाए, ताकि वो कल को एक तनावर दरख्त, एक देव बन सके। ये लड़ाई एक हीरो ढूंढने की नहीं, ये लड़ाई उन नर्सरियों को बनाने की है, और ये लड़ाई हम सबको मिलकर लड़नी होगी।